Okay, let's begin with SQL. So I hope that you all are familiar with what database is. Are you all familiar with database? I'll have a just quick revision with you all. What things are there in database would be clear that database is nothing but an organized collection of data. So going back ahead, now why to use this database? Actually, using database with Python is very necessary when we create bigger projects. For smaller projects, it's not necessary. For smaller programming, it's not necessary. But to develop some project like any management system, suppose ERP system, any sort of thing, SQL, a database backend is necessary. सो पाइथन क्या करता है कि आप जो भी क्वेरीज आपने पढ़ी होंगी अपने क्लास 11th में, उन क्वेरीज को एसक्यूएल के फॉर्म में एक डेटाबेस में जाता है, वो एक रिक्वेस्ट जाती है। क्वेरी मींस लाइक क्वेश्चन, इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज अ क्वेरी, तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो क्वेरी जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड देन वो डेटाबेस उसको रिप्लाई करता है एंड डेटा उसको फेच करता है जो भी आपके प्रोग्राम में कोड होता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस? ये जानना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। वाई? बिकॉज अगर हमें एडवांटेजेस नहीं पता होंगे तो हम डेटाबेस पे उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, उसका मैक्सिमल यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ डेटाबेस रिडंडेंट, सबसे पहले क्या होता है, डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। नाउ रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा का डुप्लीकेट कॉपी बनना। सो इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस and all the application refers to the centrally maintained database। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? नाउ जैसे ये एक स्क्रीन है, मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नाउ इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया एंड देन उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, बंद कर दिया। नाउ फिर मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने जाके अपने डी ड्राइव में इसको पेस्ट कर दिया। नाउ दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एक डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बनाया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब सपोज आपके पास मल्टीपल कॉपीज होती हैं तो आपको पता नहीं होता है कि ओरिजिनल कॉपी कौन सी थी और हमको फेच किस से डेटा करना है। सपोज ये अपडेटेड वर्जन है, मैंने इसमें कुछ अपडेट कर दिया, आगे कुछ लाइंस और ऐड कर दी एंड नाउ इसको सेव करके बंद कर दिया। सपोज आप 4 महीने बाद अपने इसको खोज रहे न्यू डॉक्यूमेंट को, तो आपने इस पे क्लिक किया, आपको लग रहा है कि यही है अपडेटेड। सो इसकी वजह से क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हमको करप्ट डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है या अनअपडेटेड डेटा, तो उसकी वजह से हमें रिडंडेंसी को रिमूव करवाना होता है। तो डेटाबेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिडंडेंसी को रिमूव करने में और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हटाने में। नेक्स्ट, डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट अग्री टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये दो कॉपीज ऑफ डेटा थी, मैंने आपको दिखाया ये दो कॉपीज ऑफ डेटा है तो दोनों का फाइल नेम सेम, बट दोनों के अंदर का डेटा अलग है। सो वही सिमिलर चीज यहां कह रहा है, व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट अग्री टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। सपोज एनी वन ऑफ द स्टूडेंट like आरुषि। नाउ आई हैव गिवन आरुषि, मैंने इस फाइल को पेन ड्राइव में आरुषि को दे दिया। नाउ आरुषि ने क्या किया कि इसी सिमिलर फाइल में सिर्फ एक अल्फाबेट और ऐड कर दिया, दैट इज क्यू। ठीक, अब वो जब मैंने उससे वापस कभी 3 महीने 4 महीने बाद वापस से फाइल मांगी तो उसके में ये क्यू एडेड था। नाउ मेरे हिसाब से ये दोनों कॉपीज सिमिलर होनी चाहिए, बट ये दोनों कॉपीज सिमिलर नहीं होंगी, तो इस केस में डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ट्रांजैक्शंस। अब जैसे बैंक ट्रांजैक्शन है, अगर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है आपके बैंक अकाउंट में और आपका पैसा कट भी है एंड वो अपडेट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जैसे 1000 रुपीज अगर आपके अकाउंट में थे एंड आपने 500 का विड्रॉल किया एंड वो चीज अगर अपडेट उधर नहीं हुई है
तो उससे क्या हुआ कि 500 उधर आपका माइनस नहीं हुआ, तो वो 1000 ऑलरेडी दिखाएगा, एंड जब नेक्स्ट टाइम आप कभी दूसरी बार ट्रांजैक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा 1000 भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, 500 का लॉस बैंक को हुआ। तो उनके एक लेस एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, और या तो कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी की वजह से, ये प्रॉब्लम होने से कस्टमर को फायदा हो गया। Okay, so that is why when two copies of the same data do not agree to each other, it is called inconsistency. So by controlling redundancy, the inconsistency is also controlled. अगर हम duplication of data को control कर सकते हैं, तो that means हम inconsistency को भी control कर सकते हैं। ये दोनों बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Then database facilitates sharing of data. Now sharing of data क्या है, like I have some data and I want to share it with somebody. तो ये अगर मुझे करना है तो जरूरी नहीं कि मैं एक यूजर के साथ करूं, मैं कई यूजर्स के साथ कर सकता हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कोई भी ईआरपी सिस्टम है, नाउ इमेज दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ईआरपी Yes, सिस्टम sir. में क्या है अब कि आपने एक एडमिन है जिसने कि एक सबसे पहले डेवलपर है जिसने कि इस सॉफ्टवेयर को बनाया, उसके जस्ट बाद आएगा एक एडमिन जो कि होल सोल कंट्रोलर होगा। मींस हम सिंपली कह सकते हैं कि जो कंपनी का ओनर है वो मेन एडमिन है, सुपर एडमिन है। उसके बाद थोड़े नीचे के एडमिन आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है कि टीचर्स हों, आपके और फैकल्टी मेंबर्स हों। देन उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आ जाएंगे। तो उसमें क्या है, हमने रोल्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। नाउ जब रोल्स अलग अलग डिवाइड हुए तो उससे क्या है कि सबके काम, अब जैसे डेवलपर है तो डेवलपर कोड में भी चेंज कर सकता है, प्लस उसका जो मन करे वो पूरे के पूरे ईआरपी सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। देन एडमिन, एडमिन को कुछ चीजें वो सोर्स कोड के साथ कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ जो भी आपका पूरा डेटा है उसमें जो भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस कर सकता है। देन कमिंग टू लाइक एट टीचर्स लेवल, तो अब सपोज प्रिंसिपल ने परमिशन ग्रांट की है टीचर को, एंड टीचर ने जो है एक्सेस दिया है अपने अपने क्लास के बच्चों को, तो दूसरी क्लास का बच्चा उस क्लास में नहीं एक्सेस कर सकता, बट प्रिंसिपल के पास पूरे के पूरे स्कूल का एक्सेस है। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि शेयरिंग ऑफ डेटा जो है वो बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है जब हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, हमको किस यूजर को कितना सेगमेंट ऑफ डेटा देना है ये हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन कम्स database ensures security. Then data are protected against accidental or intentional disclosure to unauthorized person or unauthorized modification. जैसे मैंने अभी कहा शेयरिंग ऑफ डेटा के टाइम पे, तो जब ये डेटा शेयर हो रहा होता है तो जैसे मैंने कहा कि दूसरे सेक्शन का बच्चे का डेटा एक सपोज आप 12th ए में हैं तो 12th बी के डेटा से मिसमैच नहीं करेगा। वाई? बिकॉज सबका अपना अपना एक सिक्योरिटी फीचर है। अगर ये चीज नहीं होती तो दोनों के डेटा मर्ज हो सकते थे, या किसी टाइम पे एक क्लास का बच्चा दूसरी क्लास में शो हो सकता था। सो टू प्रिवेंट दिस डेटाबेस एंश्योर्स सिक्योरिटी। देन डेटाबेस मेंटेन्स इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी मतलब क्या है कि करेक्टनेस ऑफ डेटा, कि हमारा जो डेटा है वो कितना वैलिड है, कितना करेक्ट है। तो इट एनफोर्सेस सर्टेन इंटेग्रिटी रूल्स टू एंश्योर वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। मींस कि जो भी हम सपोज हमने कोई ट्रांजैक्शन किया ऑनलाइन, अब वो ट्रांजैक्शन आपने रुपीज में किया, बट बैंक के तरफ से सर जी बेटा सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। everybody is facing the same issue? No, Sir, sir. now it's clear. No, sir. हाँ, तो No, sir. it enforces certain integrity rules to ensure validity और correctness of data. अब डेटा का करेक्टनेस क्या है? लाइक आपने कोई ट्रांजैक्शन करना है ऑनलाइन और आप रुपीज में कर रहे हैं, बट बैंक के साइड से वो ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होना है। नाउ सपोज कि आपको 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन करना है, एंड वो अगर करेक्टनेस नहीं हुई या कोई मिसमैच बीच में हुआ,
तो उसकी वजह से आपका रुपीज डॉलर में कन्वर्ट होके पे होने की जगह आपका वो 100 रुपीज $100 में कन्वर्ट होके चला जाएगा। तो उससे क्या हुआ, आपके अकाउंट से ज्यादा विड्रॉल हो गया। जो 100 रुपीज होना चाहिए था उसकी जगह $100 समथिंग अराउंड 7,000 रुपीज विड्रॉल हो गया। तो ये यही करेक्टनेस ऑफ डेटा ये इंश्योर करता है हमारा डेटाबेस की जो भी डेटा है उसका जो भी कन्वर्जन भी हो रहा है अगर, तो वो भी एकदम अच्छे से हो, मींस करेक्ट हो, डेटा वैलिड हो। आई थिंक सो ये एडवांटेजेस क्लियर हैं, बिकॉज इसी के आधार पे हम पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे अपना, एंड देन उसको हम अप्लाई करेंगे अपने रियल लाइफ में। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू Yes. RDBMS। sir. RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अभी तक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, अब R लग गया, दैट इज रिलेशनल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन जैसे आज तक हम हमेशा एक्सेल में पढ़ते थे कि ये टेबल है, एक्सेस में पढ़ा टेबल है, तो यहाँ पे हम टेबल को रिलेशन के नाम से बुलाएंगे। टेबल भी हम बुला सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसको रिलेशन बुलाएं रादर देन यूजिंग द टर्म टेबल। तो इसी वजह से ये RDBMS है। नाउ अब इसका फायदा क्या है? इसमें क्या, जैसे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक रिलेशन है। इस रिलेशन में आप देखिए ये सेगमेंट्स जो है ये हमारे कॉलम्स हैं, एंड ये सेगमेंट्स जो हैं ये हमारे रोज हैं। अब रोज एंड कॉलम्स को हम यहाँ पे बोलते हैं, रोज को बोलते हैं टपल्स एंड कॉलम्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स, टपल्स मतलब रोज, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स। और जो कॉलम नेम होते हैं उनको हम कहते हैं डोमेन्स। जो भी कॉलम का नेम होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। अब जितने नंबर ऑफ टपल्स हैं, मींस नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ टपल्स, वो हमारी कहलाती है कार्डिनैलिटी। इस चीज को आप प्लीज पेन डाउन कर लीजिए, आई विल शेयर दिस मॉड्यूल विद यू ऑल। बट आप ये हमेशा याद रखिए, कार्डिनैलिटी एंड डिग्री, ये बोर्ड के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में या तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स और 3-4 बार तो कंसेक्टिवली हर साल एक नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स रहता था कि व्हाट इज कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ इन एसक्यूएल। तो कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ टपल्स, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं या नंबर ऑफ टपल्स है वो हमारी कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारी होती है डिग्री। क्लियर है ये बात? नाउ कमिंग टू द टर्म्स अगेन, रिलेशन मतलब टेबल होता है। रिलेशन और टेबल इज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। देन डोमेन, it is collection of values for which the value is derived from a column. Then tuple, या तो हम टपल कह सकते हैं, या तो एंटिटी कह सकते हैं, या तो रिकॉर्ड कह सकते हैं, या तो रो कह सकते हैं। सो टपल, एंटिटी, रिकॉर्ड और रोज ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड। देन एट्रीब्यूट या फील्ड, एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं। सो कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ और फील्ड। देन डिग्री, डिग्री क्या था हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। क्लियर है सब टर्म्स? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग Yes, sir. कीज इन डीबीएमएस। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक या तो प्राइमरी की के बारे में जनरली पूछा जाता है। दो कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्राइमरी एंड फॉरेन की। इन दोनों कीज के बारे में जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको ऐसी क्वेरी लिखनी होगी जिसमें फॉरेन की या प्राइमरी की का यूज हो रहा हो। सो नाउ कमिंग टू देम, प्राइमरी की अभी हम टर्म्स को बाद में समझते हैं, पहले आप ये डायग्राम समझिए। नाउ दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय टेबल, एक सैलरी टेबल, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, लाइसेंस नंबर है, पासपोर्ट नंबर है। देन एक और टेबल है सैलरी। अब उसमें क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी जो आ रही है उसका डेटा मेंशन्ड है कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, वही एम्प्लॉय की आईडी, हम दोबारा उसका नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आईडी से हम मैच करेंगे। देन सैलरी है कि कितनी, किस मंथ की और किस ईयर में कितनी सैलरी गई और वो उसका अमाउंट कितना था। नाउ इस टेबल में क्या है, ये हमारा जो कॉलम नेम है ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी। अब पहले हम ना एक सेग्रीगेशन समझते हैं। अब हायरार्की जो है
वो ये कहती है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपके प्रिंसिपल सबसे ऊपर है, उसके बाद टीचर्स हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं। तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ, आपके स्कूल का जो ईआरपी सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ उनकी आईडी होगी, फैकल्टी की आईडी अलग होगी, स्टूडेंट्स की आईडी अलग होगी। ये आईडीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हैं, आपके स्कूल के लेवल पे हैं। बट अगर आप ऐसे समझ के कि ये जो आपको एक नॉमिनल आईडी प्रोवाइड की, सपोज आपको एक एडमिशन नंबर प्रोवाइड किया गया, आप सबका एक एडमिशन नंबर है स्कूल का, जब आपका एडमिशन हो रहा था, तो वो एडमिशन नंबर एक यूनिक नंबर है। हाँ, वो लेकिन सिर्फ आपके स्कूल के लिए यूनिक है। हो सकता है दुनिया में ऐसा कोई और भी स्कूल हो जहां पे सिमिलर एडमिशन नंबर किसी और बच्चे का भी हो। तो उस केस में क्या होगा, जब हमने बात अब दुनिया के लेवल की कर दी, तो वहां पे क्या है कि हमारा पासपोर्ट नंबर जो है वो यूनिकली काम करेगा डिफरेंशिएट करने में। जैसे आप अपनी क्लास में हैं, 12th ए के कोई दो बच्चे अपने रोल नंबर्स बताएं। 12th ए 40 क्या नाम है बेटा आपका रोल नंबर 40? शायंतन क्या बेटा? सनातन? शायंतन शायंतन। नाउ अब सपोज एक ही क्लास में दो शायंतन है, बट दोनों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। एक का 40 होगा तो दूसरे का 41 होगा, तो उसमें या किसी का 39 किसी का 40 हो जाए। अब इनको यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमने दिया एक रोल नंबर। अगर रोल नंबर नहीं होता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। सपोज प्रिंसिपल क्लास में एंटर किया, उन्होंने कहा कि वेयर इज शायंतन, तब अब उसके बाद ये हो रहा है कि दोनों शायंतन खड़े हो गए, तो हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। बट नेक्स्ट टाइम जब प्रिंसिपल आए, अब उनके पास एक यूनिक आईडी है कि हाँ 39 या 40 रोल नंबर शायंतन, 40 रोल नंबर शायंतन, अब वो खड़ा हो गया। तो इससे क्या, हमने डेटा को इजीली पहचाना। तो जब हम एक सपोज कंट्री के लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां लाइसेंस नंबर सेम हो, लाइसेंस नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस नंबर पूरे एक कंट्री में यूनिक होगा। बट हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में वो लाइसेंस नंबर भी किसी का सेम हो सकता है। बट पासपोर्ट नंबर, अब ये हम इंटरनेशनली आ गए, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। तो ये सब जो यूनिक कीज हैं, इनको हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। ठीक है, कैंडिडेट कीज। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो की यूज हो रही होती है उसको कहते हैं हम प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की इज द यूनिक की जो कि हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। कैंडिडेट कीज वो होती हैं जो, जैसे इलेक्शन में कई नेता इलेक्शन लड़ते हैं ना, अब उसमें क्या है, हर नेता इलेक्ट नहीं हो जाता है, लेकिन सारे के सारे जो भी इलेक्शन लड़ते हैं उनको हम कैंडिडेट्स कहते हैं। ये इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एलिजिबल है उस इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी ये सारी कीज एलिजिबल है, लाइक लाइसेंस, पासपोर्ट एंड एम्प्लॉय आईडी, कि हम जो है अपना एक्सक्यूज मी, कि ये सब भी प्राइमरी की बन सकती हैं, बट बनी नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी खुद की कीज दे दी। ठीक, देन उसके बाद ये दोनों यूनिक की कहलाएंगी, लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, या ऑल्टरनेटिव की भी कहलाएंगे। ऑल्टरनेटिव की क्यों कहलाएंगे? क्योंकि प्राइमरी की जगह हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं। देन ये सारी तीनों कीज सुपर की भी कहलाएंगी। थोड़ा सा हल्का कंफ्यूजिंग हो रहा तो कोई बताओ, किसी को अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ये कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो इतना समझने में? सर सुपर की वाला एक बार बता देंगे? सुपर की बेटा, सुपर की मतलब होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हर एक प्राइम, ये सारी अपने आप में कैंडिडेट कीज हैं। अब कैंडिडेट कीज जितनी भी हैं ये आपस में सुपर की कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें डेटा फेच करना हो यूनिकली, कि हमें उस बच्चे को या उस एम्प्लॉय को यूनिकली निकालना हो, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, तो आधार कार्ड नंबर भी आपका एक सुपर की है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड पूरे स्कूल में किसी दो बच्चे का सेम नहीं हो सकता, या पूरे भारत में किसी का सेम नहीं हो सकता दो बच्चों का, तो वो एक सुपर की है। हम उसके बेस पे भी एक बच्चे का डेटा यूनिकली सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम नाम से सर्च नहीं कर सकते। अगर हम एम्प्लॉय नेम की बात करें या स्टूडेंट नेम की बात करें, इससे हम डेटा सर्च नहीं कर सकते। जैसे अमित, अब अमित पूरे स्कूल में 150-200 होंगे, तो हमको उन 150-200 लोगों का डेटा नहीं चाहिए, हमें उस यूनिक अमित का चाहिए जिसका पासपोर्ट नंबर PS 93930 ऐसे करके हो, हमें वो यूनिक चाहिए।
तो या तो एम्प्लॉय आईडी 100 ये भी उसकी यूनिक बता रहा है। तो ये सारी जितनी यूनिक कीज होती हैं और प्लस प्राइमरी की, वो हमारी सुपर की होती है। क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक बेटा। Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप अपना हैंड रेस करके आप तुरंत वहां पे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर एंड कर लें, तब उसी पर्टिकुलर जंक्चर पे आपका डाउट क्लियर होगा तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर वो आप उसका वेट करोगे कि हम बाद में पूछेंगे, तो फिर उसमें आप ही का नुकसान है। देन नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है कि ये एक क्रॉस लिंक का काम करती है दो टेबल के बीच में। सपोज जैसे आपका डेटा है, अब हमें चाहिए कि अमित के पापा जो, या सपोज ये राजेश है, राजेश के पापा का हमें डेटा चाहिए। नाउ अब पहली चीज तो हम राजेश को ही यूनिकली ढूंढ लें उस टेबल में, क्योंकि एक स्कूल में हो सकता है 50 राजेश हो। तो अब पहले तो हम उस पर्टिकुलर राजेश को ढूंढेंगे उसकी यूनिक की से। देन उसके मिलने के बाद अब उसके फादर का नाम, हो सकता है स्कूल में 10 राजेश ऐसे हो जिनके पापा का नाम राकेश हो, तो उसमें उन दोनों के नाम भी सिमिलर जा रहे हैं। तो उससे क्या, हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉलम को जब हम दूसरे की प्राइमरी की से, एक टेबल की कॉलम को जब हम दूसरे टेबल की प्राइमरी की से, ये प्राइमरी की है इस टेबल की, जब जो लिंक करती है वो की कहलाती है फॉरेन की। हम डेफिनेशन पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी की क्या है? अ प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स या रोज इन अ टेबल। देन एक सेकंड बेटा है। हाँ बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो कैंडिडेट की क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट और कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो जितने भी हैं इसमें टेबल, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे हमने बताया इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो क्वालिफाई एलिजिबल है एक प्राइमरी की बनने के लिए, वो सारी हमारी कीज कहलाती हैं कैंडिडेट की। देन ऑल्टरनेट की, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की तो सारी हैं, बट उसमें से कोई एक ही मिनिस्टर बनता है, तो इसी तरह से एक ही कोई इसमें से प्राइमरी की बनेगा। बाकी जो की बच गई हैं वो ऑल्टरनेट की कहलाएंगी। रिमेनिंग कीज आर नोन एज alternate keys or secondary keys. Now foreign key, तो foreign key are the columns of the table that point to the primary key of another table. तो ये क्या है? foreign keys are columns of the table that point to primary key of another table. तो उसमें क्या है? they act as cross reference between the tables. दो टेबल के बीच ये क्रॉस रेफरेंस का काम करते हैं। क्लियर है ये इतना? Yes, sir. Okay. Now coming to Yes, SQL. sir.
SQL इज एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हमने बताया कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इस क्वेरी को लिखा जाता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन इट इज स्टैंडर्ड, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा आई थिंक सो 11th में, स्किप करते हैं इसे। नाउ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। नाउ 4 तरह के कमांड्स होते हैं। एक होता है DDL, DML, DCL एंड TCL। तो DDL क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड्स लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एटसेट्रा। तो अब एक पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। ये इस डायग्राम से, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यही एक फिजिकल स्ट्रक्चर है एक टेबल का, या फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर एक टेबल का। इस चीज को क्रिएट करने के लिए कि इतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है, और मीन्स इसका साइज क्या होना चाहिए, इसमें डेटा टाइप क्या होना चाहिए, वो सब हमारा जो है ये हमारा DDL कमांड्स बताते हैं, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसी भी चीज की डेफिनेशन होती है, लाइक सपोज नाउन क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो उसी तरह यहाँ पे ये डिफाइन जो करता है डेटाबेस के क्रिएशन को। तो टू क्रिएट द डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड्स लाइक क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप, हम इनका यूज करते हैं। देन कम्स DML। नाउ DML क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन मींस कि हम जहां पे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई चेंजेस ला सकते हैं, या डेटा के साथ हम कुछ काम करें जब, तो वो होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो हमारा इस टेबल के अंदर जो डेटा है, इस डेटा की एंट्री कैसे होगी, या सपोज हमको 100 की जगह 200 करना है, एम्प्लॉय नेम श्रेया की जगह श्रेयांश करना है, कुछ भी चेंज करना है या डिलीट ही कर देना है किसी डेटा को, तो वो चेंज हम डेटा के साथ कर रहे हैं, पूरी टेबल के साथ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम DML का यूज करते हैं, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो रिकॉर्ड्स या रोज रिलेटेड ऑपरेशन, वो हमारा DML के अंडर आता है। तो कमांड्स लाइक सेलेक्ट, हमको अगर डेटा दिखाना है तो सेलेक्ट, देन इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट, अपडेट एटसेट्रा। देन DCL इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जब हम डेटा को कंट्रोल करते हैं। नाउ डेटा का कंट्रोल कैसे होता है? जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। जैसे कि एक आपने आई थिंक सो सभी ने ऑनलाइन पेमेंट्स की होंगी, मोबाइल रिचार्ज किया होगा, कुछ ना कुछ इस टाइप की पेमेंट की होंगी। तो जब आप शुरुआत में अपने अमाउंट को डालते हैं एंड देन आप प्रोसीड करते हैं, तो आप देखते हैं आप एक पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट होते हैं। वो एक नॉर्मल गेटवे नहीं होता उस पर्टिकुलर ऐप का, आप उस ऐप से बाहर जाते हैं एंड देन वहां पे एक रिक्वेस्ट भी आती है कि प्लीज डोंट रिफ्रेश द पेज, या बैक बटन मत दबाइए, कुछ इस टाइप के मैसेजेस भी आते हैं। और ये भी बताता है कि ये सेशन सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बस ओपन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, डेटा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे क्या है? कमिट कमांड। सपोज आपने अपना कार्ड नंबर डाला, CVV डाला, एक्सपायरी टेन्योर डाला, और उसके बाद आपने 100 रुपए का रिचार्ज करना है, 100 रुपए लिख के सबमिट कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ? वो कमिट कमांड एग्जीक्यूट हुआ। उससे क्या है कि मींस आपको अब ये ट्रांजैक्शन करना ही करना है, तो वहां पे ये कमिट हो गया। देन रोल बैक। रोल बैक में क्या है कि हमें वापस से पीछे जाना, कि सपोज आपके अकाउंट में 100 रुपए नहीं थे, सिर्फ 90 रुपीज थे, और आपने कमिट कर दिया। तो उस कमिट के टाइम पे वहां पे रोल बैक ऑप्शन एक परफॉर्म होगा, जो कि आपको वापस से आके बोलेगा कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो ये रोल बैक। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारे डेटा कंट्रोल हो रहा है। ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन कम्स TCL, दैट इज ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसमें क्या है कि सपोज हमने जैसे ERP सिस्टम को जब डिजाइन किया, तो उसमें किसको क्या प्रिविलेज देनी है, कौन यूजर को कितना प्रिविलेज मिलेगा, वो ये डिफाइन करता है। तो यूज टू मैनिपुलेट परमिशंस और एक्सेस राइट्स इन द टेबल, कि कौन किसके पास वो अथॉरिटी है कि वो उस पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकता है। तो कमांड्स लाइक ग्रांट या रिवोक, किसी को हमें परमिशन ग्रांट करनी है तो ग्रांट कमांड का यूज करेंगे, किसी को हमको रिवोक परमिशन डिनाई करनी है तो हम रिवोक का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चार SQL कमांड्स होते हैं।
नाउ कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है ये, कि डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। तो इसमें क्या है, DDL क्या है, अ टाइप ऑफ SQL कमांड दैट हेल्प्स टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमाज। नाउ स्कीमाज क्या है कि ये हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, तो या डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। तो अ टाइप ऑफ SQL कमांड जो कि डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर को, टेबल के स्ट्रक्चर को जो बनाता है, वो कमांड्स होते हैं ये। और DML क्या होता है, अ टाइप ऑफ SQL कमांड दैट हेल्प्स टू रिट्रीव और मैनेज द डेटा। या तो हम डेटा उसमें से ले सकते हैं या उसमें कुछ मैनेज करना है, चेंजेस करना है उसमें, हाँ, एक रिलेशनल डेटाबेस में, तो वो हम DML कमांड के थ्रू करते हैं। देन फुल फॉर्म इन दोनों के हैं। आफ्टर दैट ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर आर DDL कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट आर DML कमांड्स। देन कमांड्स अफेक्ट द एंटायर डेटाबेस और टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉप टेबल कर दिया, तो मींस कि वो टेबल पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस से खत्म हो गई, मींस अपने वजूद से खत्म हो गई। सपोज जैसे एक घर है, तो अगर मैंने ये कहा कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक घर पे, तो आपने क्या किया, उस घर के कमरे के अंदर आपने जो सामान थे वो बस हटा दिए, सारे गायब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो लेकिन आपके घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी भी। बट अगर मैं कहूं कि मैंने उस घर पे ड्रॉप कमांड का यूज किया है, मींस वो घर अपने अस्तित्व से ही खत्म हो गया, वो घर अब है ही नहीं, वो डिमोलिश हो गया घर। तो यही डिफरेंस है कि कमांड्स अफेक्ट द एंटायर डेटाबेस और टेबल, कि जो ये कमांड्स हैं ये पूरे के पूरे टेबल या डेटाबेस को इफेक्ट करते हैं, मींस पूरे उसके स्ट्रक्चर के साथ चेंजेस करते हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ एक या कई रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, जो रोज हैं उनमें जो डेटा है उसमें चेंजेस लाते हैं, ये पूरी टेबल में कुछ नहीं लाते। अगर सपोज मैं कहूं कि डिलीट करना है टेबल में, तो या तो एक डेटा या तो पूरा का पूरा डेटा टेबल से वाइप आउट हो जाएगा, बट वो टेबल रहेगी। बट इसमें क्या है, अगर मैंने टेबल पे ड्रॉप ऑप्शन लगा दिया तो वो टेबल अपनी एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाएगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वो टेबल। देन कम्स SQL स्टेटमेंट कैन नॉट बी रोल्ड बैक। DDL कमांड जो हैं हम रोल बैक नहीं कर सकते, मींस एक बार ये परफॉर्म हो गए, आपने एक टेबल को वजूद से खत्म कर दिया, तो आप उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। बट इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, सारे स्टेटमेंट नहीं DML में, तो कुछ चीजों को आप इसमें से रोल बैक कर सकते हैं, तो आप अपने प्रीवियस डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप सो इतना क्लियर है सभी को। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास Yes, में हम इन कमांड्स के sir. ऊपर जितना भी है, जो सारे कमांड्स हैं, हम इनके ऊपर अगले टाइम काम करेंगे। हमारे आई थिंक सो सबने कमांड लाइन क्लाइंट पे काम किया है। कमांड No, sir. अच्छा नहीं किया, ठीक है। No, sir. नेक्स्ट No, sir. टाइम कमांड लाइन क्लाइंट पे आपको बना के दिखाएं कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, टेबल कैसे क्रिएट होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे। ओके, आई होप सो ये लेक्चर सभी को समझ में आया, क्लियर था सबको, एक्सप्लेनेशन सही था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.